देशवासियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80-20 का खेला खेल करके 2014 से चुनाव जीतते आ रहे हैं 2024 तक। इन 11 वर्षों में उन्होंने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, कटोगे बटोगे के बाद वक्फ बिल कानून ला करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने और उसे अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंपने के लिए जो कानून बनाया उसमें भी उन्हें सफलता मिल गई। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी 80-20 के खेला को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र या हथियार नहीं था। कांग्रेस की 86वीं अधिवेशन जो अभी अहमदाबाद में कल संपन्न हुआ है, उसमें लगता है कि राहुल गांधी को 80-20 बनाम 90-10 का खेला करने का हथियार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के मुद्दे पर घेरने के लिए और उनकी पार्टी को हराने के लिए 90 और 10 में समाज का बंटवारा करके जातीयता के आधार पर बहुजनों यानी ओबीसी एससी एसटी को अपने संग लाने के लिए राहुल गांधी ने जो कवायद की है, हमें लगता है कि उन्हें सफलता मिलनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान से ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार, ओबीसी जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसे नज़रअंदाज करने लगे तो राहुल गांधी ने चेतावनी दिया कि अगर आप ओबीसी गणना नहीं कराएंगे, जातीय गणना नहीं कराएंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम कराएंगे और जो 50% का आरक्षण पर कैप लगाया गया है, इस कैप को भी उठा करके फेंक देंगे। राहुल गांधी अहमदाबाद की बैठक में बहुत आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे थे और अब राहुल गांधी जब 90 और 10 का खेला खेल रहे हैं, 80 और 20 के खेला को ध्वस्त करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हड़कंप मच गया है। एनडीए गठबंधन में भी हड़कंप मच गया है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता चिराग पासवान हैं और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी के साथ जाने की बात, ओबीसी जनगणना कराने की मांग आज की है। उनका कहना है कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जातीय गणना पर, ओबीसी की गणना पर हम राहुल गांधी के साथ हैं और उनका साथ देंगे। तो क्या 80-20 और 90-10 के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? और अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ करके त्याग पत्र दे करके एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को खतरा नहीं उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीतीश और नायडू का साथ उनके साथ अब भी है। लेकिन चिराग पासवान जब अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए
अपनी सियासी जनाधार को बनाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, इसकी चर्चा आज सियासी जगत में दिल्ली से बिहार तक बहुत तेजी से वायरल हो रही है, चल रही है चर्चा, और हड़कंप मचा हुआ है बिहार से लेकर दिल्ली तक कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले हैं जातीय जनगणना को लेकर के। तो चिराग पासवान ने जो आज घोषणा किया है कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, राहुल गांधी का साथ दे सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बहुजनों के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, जिसकी जनसंख्या यानी ओबीसी पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 60% से अधिक देश भर में है। उन्हें सिर्फ 27% आरक्षण दिया जा रहा है, और वह आरक्षण भी ईमानदारी से नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी कटौती की जा रही है। जबकि ईडब्ल्यूएस कोटे में, जिसका कि कोटा सिर्फ 10% का है, उसे 15 और 20% तक आरक्षण दिया जा रहा है तमाम राज्य सरकारों के अंतर्गत, खास करके डबल इंजन के अंतर्गत। तो जाहिर है कि ओबीसी जिसकी जनगणना तक आज तक नहीं हुई है और हुई है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं, उसे जग जाहिर नहीं कर रहे हैं, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। 2011 की जनगणना की बात हम कह रहे हैं, वह जनगणना 2011 की जातीय गणना उसमें हुई थी, और नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि इस देश में ओबीसी की भागीदारी, उनकी जनसंख्या 60% से अधिक है, इसलिए वह अगली जनगणना 2021 की, जो अभी तक नहीं हुई है और जल्दी से होने वाली भी नहीं है, और यूं कहिए कि 2021 की सामान्य जनगणना इसीलिए नहीं कराई जा रही है कि अगर जनगणना कराएंगे तो राहुल गांधी जातीय जनगणना का राग उठाएंगे, मांग उठाएंगे, और ऐसे में फिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फ्लॉप हो जाएगा, और राहुल गांधी अपनी जीत का जश्न मनाएंगे कि हमने जातीय जनगणना करवाई है, दबाव डाल करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं 2002 से। 2002 के पहले 1995 में बताया जाता है कि उन्होंने अपने को ओबीसी लिस्ट में दर्ज करवाया था, लेकिन 1995 के पहले वह तेली थे, बनिया थे, और बनिया से एकाएक ओबीसी हो गए। अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी के हक और अधिकार पर प्रधानमंत्री जब अपना पैर खींच लेते हैं, राहुल गांधी की मांग को नजरअंदाज करते हैं, तो इस देश के 60% से अधिक ओबीसी के साथ अन्याय करते हैं। और इस अन्याय को जब राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं, तो अब ओबीसी समाज को समझ में आ भी रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ और जुमले बोल करके, लोक लुभावन बातें कह करके वोट ले लेते हैं, लेकिन हमारी जनगणना कराने और हमें हमारा हक अधिकार दिलाने देने की बात नहीं करते हैं, जो काम अब राहुल गांधी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे आप कह सकते हैं कि भाई गति सांप छछूंदर केरी, न तो उगल सकते हैं और न निगल सकते हैं, अधर में लटके हुए हैं त्रिशंकु की तरह प्रधानमंत्री मोदी जातीय गणना को लेकर और ओबीसी को उनका हक अधिकार देने को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरएसएस से आते हैं, और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है और ओबीसी एससी एसटी के लोगों को नीच म्लेच्छ अछूत
और दोयम दर्जे का इंसान समझता है। नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं तो वह भी ओबीसी को अछूत, शूद्र, दोयम दर्जे का इंसान समझते हैं। यह बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है और यह बात अब जब ओबीसी के निचले स्तर तक, अन्य पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों तक यह बात राहुल गांधी पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं कि वह तुम्हें नीच समझते हैं, अछूत समझते हैं, शूद्र समझते हैं, घृणा करते हैं और उसी घृणा की वजह से हक और अधिकार नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए संघ उनके ऊपर दबाव डालता है आए दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव जीतते रहे हैं 80-20 का खेला करके, और उसी 80-20 के खेला के मुद्दे पर अब एनडीए गठबंधन के लोग अलग हट रहे हैं, जिसका ऐलान रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कर दिया है आज। तो क्या नीतीश कुमार, जिनकी जमीन भी खिसक रही है वक्फ बोर्ड की वजह से, लगभग सभी मुसलमान जो जनता दल यू में थे पार्टी छोड़ चुके हैं और पार्टी बड़े संकट में पड़ी हुई है। नीतीश कुमार को आश्वासन दिया जा रहा है, यह भी आज की ही घटना है, कि हम तुम्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, उप प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन से जाइए मत, चिराग पासवान की तरह पाला मत बदलिए, हम आपको मुख्यमंत्री की जगह देश का उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के प्रलोभन से एनडीए में टिके रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, आरएसएस की सोच है कि वह बिहार में अपनी सरकार बनाएगी 2025 के नवंबर में संपन्न हो रहे चुनाव के बाद। इसके लिए नीतीश को दिल्ली बुलाया जा रहा है और नीतीश कुमार अगर दिल्ली आ जाते हैं, उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उसके एवज में मुख्यमंत्री पद की मांग की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री, जो कि आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं रहा, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यही सौदेबाजी चल रही है नीतीश के साथ। लेकिन नीतीश जितना मायूस, लाचार और विक्षिप्तता की स्थिति में, मानसिक पागलपन की स्थिति में आ गए हैं, उनके कार्यों से, उनकी कार्य संस्कृति से देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया था, किस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग विधानसभा में किया था, किस तरह से वह मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए थे और किस तरह से वक्फ बिल बोर्ड कानून का समर्थन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दलों में जो संघर्ष, जो घमासान चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलते हुए नजर आ रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेना चाहते हैं नीतीश और नायडू से भी नरेंद्र मोदी के वैसे संबंध नहीं हैं जैसे संबंध वक्फ बिल पास होने के पहले थे। कोप भवन में नीतीश भी हैं, नायडू भी हैं। कोप भवन में क्या निर्णय लेते हैं, चिराग पासवान तो निर्णय सुना दिए, लेकिन नीतीश और नायडू को भवन में रह करके कैसा और क्या निर्णय लेते हैं, यह भी 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय आएगा, तो उसी के लिए मान मनौवल में लगे हैं और नीतीश को उप प्रधानमंत्री पद देने के लिए आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी सहमत हो गए हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी के 90 और 10, 90 में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी ऊंची जातियों के 10%, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इन सबको मिला करके 90% होता है। और 10% में आते हैं ऊंची जातियां, यानी सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता रहा है कि यह ऊंची जातियों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणों, राजपूतों और बनियों की पार्टी है। लेकिन जिस तरह से उसने ओबीसी, एससी, एसटी को जुमले और झूठ सुना करके, सब्जबाग दिखा करके उनसे वोट हासिल करती थी, इसीलिए वह सरकार बना लेती थी। लेकिन अब 80-20 बनाम 90-10 का खेला जो राहुल गांधी शुरू कर दिए हैं, इस खेला के तहत मोदी सरकार भी कुर्बान हो सकती है। शुरुआत हो गई है, एनडीए में फूट पड़ चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80-20 का खेला बटोगे कटोगे, कितना भी कहेंगे उनके साथ ओबीसी नहीं खड़ा होने वाला है, उनके साथ दलित नहीं जाने वाला है, आदिवासी भी नहीं जाने वाला है। हमें लगता है कि अब मध्यावधि चुनाव नजदीक आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पतन की ओर जा रही है। इसीलिए एनडीए में घमासान है और वक्फ बोर्ड हमें लगता है कि वाटरलू साबित होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत और उनकी सत्ता के लिए। तो जिस तरह से बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है, चिराग पासवान अलग होने की घोषणा कर चुके हैं, नीतीश कुमार को भवन में है, नायडू को भवन में है, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड कानून बनने के दिन ईसाइयों, कैथोलिक पादरियों के बारे में आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर अखबार में, मैगजीन में और वेबसाइट पर लेख लिखा था कि 17 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति कैथोलिक चर्च के पास है, उनके खिलाफ भी कानून बनाया जाना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी भी हड़पी जानी चाहिए। तो इस देश के अल्पसंख्यक कोई भी नहीं बचेंगे, वह चाहे बुद्धिस्ट हो। बोधगया में आंदोलन चल रहा है ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाने के लिए, महाबोधि मंदिर, महाविहार को। सिखों के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, सिखों का गुस्सा मोदी और भागवत पर बढ़ता जा रहा है। ईसाइयों का गुस्सा तो फूट ही पड़ा है। मुसलमान तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस से दूरी बना ही चुके हैं। अब निकट भविष्य में राजनीति किस मोड़ पर जाएगी, दिल्ली का ऊंट किस करवट बैठेगा, वह पता चल जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खेमे में बहुत बेचैनी, बहुत मायूसी और परेशानी महसूस की जा रही है। जिस तरह से सियासत बदल रही है, राहुल गांधी ने जिस तरह से 90 और 10 की घोषणा करके राजनीति को गरमाने और इनके हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण पर
डाका डालने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और संघ की हालत पतली हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।